हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल फार्मेसी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले इसके 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। उसमें से तीसरा पार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो पार्ट्स हैं वो नहीं देखना है, उसको भी देखिए, लेकिन तीसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। वहाँ पे बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बीमारियों को लेके, वैक्सीन को लेके, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर किया है मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइको सोशल फार्मेसी, ठीक है। तो साइको का मतलब समझिए क्या होता है। साइकी अब आपने सुना होगा, साइकी। तो साइक जो है ना, इसका मतलब होता है किसी न हद तक मेंटल, दिमाग जो हमारा ब्रेन है। और सोशल तो आप जानते हैं, समाज और फार्मेसी। तो इसका पहले साइको सोशल फार्मेसी ये क्या है पूरा। अब तो ये यहाँ से तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो क्या कहते हैं फार्मेसी है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे सोशल फैक्टर्स पे और किस पे, हमारे दिमाग वाले फैक्टर्स पे। ऐसी आपकी जो ये साइको सोशल फार्मेसी है, इसके अंदर हम लोग किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं उन दवाओं के बारे में जो आदमी के मेंटल पे कुछ इफेक्ट डालती हैं, यानी ब्रेन पे काम करती है। समझिए वो दवाएं जो आदमी के ब्रेन पे काम करती हैं, उस पर कुछ इन्फ्लुएंस डालती हैं, कुछ असर डालती हैं, कुछ प्रभाव डालती हैं, ठीक। ऐसे ही कुछ सोशल फैक्टर्स जो आदमी के क्या है, दिमाग पे कुछ असर डालती हैं, कुछ इन्फ्लुएंस करती हैं आदमी के मेंटल को। तो उन चीज़ों के बारे में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसको बोलते हैं साइको सोशल फार्मेसी, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी है। साइको सोशल फार्मेसी इज़ ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी या ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस कह सकते हैं, ठीक है ना। दैट डील्स विद द ड्रग्स एंड सोशल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द मेंटल हेल्थ। समझ में आ गया होगा कि ये वो ब्रांच है जिसमें हम लोग उन दवाओं के बारे में और उन सोशल फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। अब दवाओं के कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, तो ओपियोइड ड्रग्स जो होती हैं वो क्या है, हमारे मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं। ओपियोइड दवाएं क्या होती हैं, जो मतलब ओपियम से बनती है, जिसको नारकोटिक ड्रग भी बोलते हैं। जैसे कि मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, हीरोइन यूज़ होता है, डाईमॉर्फिन। अब सोशल फैक्टर्स जो हमारे मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके एग्जांपल, तो उसका एक एग्जांपल इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब ये होता है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल है, वहाँ पे कैसी बातें हो रही हैं, तो इसका भी असर पड़ता है। अब मान लीजिए आपके जितने भी दोस्त हैं वो सब लोग क्या हैं, मतलब ड्रग ले रहे हैं। अब आप उनके बीच में रह रहे हैं तो एक दिन आप भी लेने लग जाएंगे, समझ रहे हो। तो आपके फ्रेंड सर्किल में जैसे मतलब जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, उसका असर भी आपके दिमाग पे पड़ता है। ऐसे ही आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब लोग क्या हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, अल्कोहल मतलब शराब पीते हैं, तो आपको भी मन करेगा एक दिन पीने को, धीरे धीरे आप भी उसकी लत लग जाएगी। तो वो होता है पीयर प्रेशर, ठीक है। और क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड। आपका कल्चर कैसा है, आप जिस समाज में रह रहे हैं तो वहाँ पे किस टाइप के लोग हैं। अगर लोग सब लोग पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, लोग घरों पे मतलब अपनी लाइब्रेरी बना रखी है, तो आपके भी दिमाग में आएगा मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी अपनी एक लाइब्रेरी बनानी चाहिए, मुझे भी अपने घर पे बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, मुझे भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पबजी खेलने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मूवी देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें जहाँ पे लोग वेस्ट करते हैं अपना टाइम। तो आपका कल्चर अगर ऐसा है तो आप भी नहीं करेंगे। ऐसे ही आपका फैमिली सपोर्ट और बिहेवियर कैसा है, इसका भी इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। या आप ये भी कह सकते हैं फैमिली जो बैकग्राउंड आपका वो कैसा है। ऐसे ही आपका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। आपको पीछे खटपट की आवाज़ आ रही होगी, चूँकि इधर घर बन रहा है तो वो लोग खटपट खटपट कर रहे हैं बार बार, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। अगला टॉपिक है इसमें ड्रग्स ऑफ मिसयूज एंड एब्यूज़, ठीक है ना। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जब 3 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन में इसको पूछ लेता है। थोड़ा सा इसमें दोनों में फ़र्क है। मिसयूज़ और एब्यूज़ क्या होता है, ड्रग मिसयूज़ और ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, इसको समझिए। तो जो ड्रग मिसयूज़ है, ठीक है ना, ये रिलेटेड है किससे, प्रिस्क्राइब ड्रग से। यानी मान लीजिए आप बीमार हो गए, ठीक, और आपको जो दवा प्रिस्क्राइब की गई है उसमें जो आपको मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो गाइडेंस दी गई कि आपको ये दवा इस तरीके से यूज़ करना है, उसको आपने फॉलो नहीं किया, तो वो होता है आपका मिसयूज़, ठीक है ना। व्हेन प्रिस्क्राइब ड्रग आर नॉट टेकन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द डॉक्टर और फार्मासिस्ट, ठीक।
तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रग मिसयूज़ बोलते हैं। जो आपको जैसा बताया गया वैसे आपने दवा को नहीं खाया, अपने तरीके से खाया। आपको कहा गया था कि आपको दवा 5 दिन खानी है, आपने 15 दिन खाया। आपको कहा गया था कि दिन में आपको दवा 2 बार खानी है, आपने 3 बार खाया। तो ये समझ रहे हैं ना। तो दवा प्रिस्क्राइब की गई कि ये दवाएं हैं, लेकिन जो तरीका बताया गया, जितना टाइम बताया गया, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया, उन सब चीज़ों को आपने फॉलो नहीं किया, ठीक है ना। या तो ये कि जो दवा है वो किसी और के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है और आप खा रहे हैं। आपके भाई को भी बुखार था, मान लीजिए डेंगू हो गया था, तो उसको जो दवा प्रिस्क्राइब की गई थी आपने उठा के उसको खाने लग, आपको भी बुखार हुआ और आप भी उठा के वही दवा खाने लगे। तो ये नहीं करना है, ठीक है ना। उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग मिसयूज़ बोलते हैं। ऐसे क्या है, जो दवा प्रिस्क्राइब की गई है आप उसको खा रहे हैं, लेकिन वो दवा किसी और चीज़ के लिए, किसी और बीमारी के लिए, किसी और पर्पस के लिए प्रिस्क्राइब की गई थी, आप उसको अपने दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक। या दवा जितने बार खाने के लिए कहा गया था उतनी बार नहीं खा के उससे कम या ज़्यादा टाइम खा रहे हैं। या ये कि दवा जितने डोज में लेने के लिए कहा गया था उससे ज़्यादा या कम करके आप डोज ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, ड्रग मिसयूज़ के अंदर। और ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, तो मेडिसिन को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेना, प्रिस्क्रिप्शन के बिना अगर दवा ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं ड्रग एब्यूज़। या जो मिसयूज़ है उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, अभी मैंने बताया मिसयूज़, उसको रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो वो भी किस कैटेगरी में आता है, ड्रग एब्यूज़ की कैटेगरी में आ जाता है। अब आपको एक यहाँ पे ये हो रहा होगा कि ये प्रिस्क्रिप्शन क्या है। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवा वगैरह एक पर्ची पे लिख देता है, उस पर्ची पे जो भी लिखता है वो उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। और ऐसे और वहाँ से जो दवाएं मिलती हैं और उस पर्ची पे लिखने के बाद आप जो दवा लेते हैं उसको बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, ठीक है, ठीक है ना। वो जो दवा ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप मतलब अनजाने में ले रहे हैं, आप जान रहे हैं, जानबूझ के उसको ले रहे हैं, और वो दवा क्या है, हार्मफुल हो सकती है या एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है ना। और आपको मालूम है कि इसकी वजह से क्या नुकसान होने वाला है। जैसे जो ड्रगिस्ट होते हैं उनको मालूम है कि ये काम करती है ये दवा, फिर भी वो लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको उसके हार्म इफेक्ट के बारे में मालूम है, फिर भी उस दवा को कोई यूज़ कर रहा है, तो वो आता है किसमें, ड्रग एब्यूज़ के अंदर, ठीक है। अब ये जो ड्रग एब्यूज़ है और मिसयूज़ है उसका क्यों मना किया जाता है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि आदमी को एडिक्शन हो जाता है, ठीक है ना। जो ड्रग मिसयूज़ है, बार बार मिसयूज़ हो रहा है या एब्यूज़ हो रहा है, तो वो लीड करता है कहाँ पे, एडिक्शन की तरफ। या आदमी को उसका डिपेंडेंस हो जाता है। डिपेंडेंस का मतलब ये कि उसके बिना अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको मन कर रहा है लेने का। बात एक ही है, एडिक्शन बोलें या डिपेंडेंस बोलें, ठीक है ना। तो मिसयूज़ और ड्रग एब्यूज़ की वजह से क्या होगा, एडिक्शन हो जाएगा। अब एक टॉपिक है साइकोट्रॉपिक्स, ठीक है। तो ये साइकोट्रॉपिक्स क्या है, तो एक मतलब यहाँ पे तो एक ही दिया, वरना उमूमन ये जो टर्म है ना, ये आता है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, समझ रहे हैं ना। ये पूरा एक साथ यूज़ होता है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो नारकोटिक ड्रग्स वो होती हैं जो ओपियोइड से बनी होती हैं, यानी ओपियम वाली जो दवाएं होती हैं। ओपियम को ना हिंदी में अफीम बोलते हैं, अफीम, ठीक है ना। तो वो वाली जो दवाएं होती हैं, ओपियम एक पौधा होता है, उसी से उसका लेटेक्स निकाल के बनाया जाता है, आपने पढ़ा होगा फार्माकोग्नोसी के अंदर, ठीक। तो उससे जो दवाएं बनती है उसको बोलते हैं नारकोटिक ड्रग्स। और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के अंदर वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं, वो दवाएं भी आती हैं जो नारकोटिक से तो नहीं बनी है, लेकिन फिर भी वो हमारे ब्रेन पे काम करती हैं, ठीक है ना। ब्रेन के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं, उस पर इफेक्ट डालती हैं, तो वो आ जाती हैं साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के अंदर, ठीक है ना। और जो नारकोटिक ड्रग्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे ब्रेन पे काम नहीं करती, वो भी हमारे ब्रेन पे काम करती हैं, लेकिन वो वाली दवाएं होती हैं जो ओपियम से यानी अफीम से बनी हुई होती हैं, उसको बोलते हैं नारकोटिक ड्रग्स। और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस बोलते हैं उसको, जो हमारे ब्रेन पे ही क्या है, इफेक्ट डालती हैं, लेकिन वो ओपियम से नहीं बनी है, बल्कि वो किसी और चीज़ से बनी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि अल्कोहल हो गया, या डाइजेपाम हो गया, या क्या कहते हैं ओलेंजेपिन हो गया, रेस्पेरिडोन हो गया, ये सब हमारे क्या है, ब्रेन पे ही काम करती हैं, लेकिन ये ओपियम वाली नहीं है, ठीक। तो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि साइकोट्रॉपिक्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस वो दवाएं होती हैं जो हमारे ब्रेन पे यानी मेंटल प्रोसेस पे क्या है, काम करती हैं, इस पर इफेक्ट डालती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइकोट्रॉपिक्स। और ये जो दवाएं होती हैं नारकोटिक या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ये बहुत जल्दी इनका क्या होता है, एडिक्शन हो जाता है आदमी को। जैसे कि मान लिया आप पैरासीटामोल खा रहे हैं तो उसका इतना जल्दी एडिक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये जो दवाएं हैं ये खा रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको एडिक्शन हो जाता है। अब उसके बिना आपको रहा नहीं जाता है। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको दूसरे सिम्टम्स आने लग जाएंगे, विड्रॉवल सिम्टम्स जिसको बोलते हैं। आपको एडिक्शन हो गया, अब आप वो नहीं खा रहे, पता चला कि आपको चक्कर सा आ रहा है, मतली सी हो रही है, उल्टी आ रही है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है,
समझ में आ रही बात। तो उसकी वजह से दिक्कतें होने लगती हैं। तो ये जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं या नार्कोटिक ड्रग्स हैं, उनकी वजह से क्या होता है, बहुत जल्दी एडिक्शन हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए इन दवाओं को क्या है, बहुत केयरफुली क्या है, प्रिस्क्राइब किया जाता है और यूज़ किया जाता है। अब इनके एग्जांपल है जैसे कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स, आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है ना। जो आदमी को थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, यानी कहते हैं अल्टर हो गया, पगला रहा है, तो उस कंडीशन में जो दवाएं दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। उसका एग्जांपल जैसे ओलेंजेपिन, रेस्पेरिडोन, ठीक है, मूड अल्टरिंग को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसी एंटी एंजाइटी एजेंट्स जो हैं, आदमी को मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा ये सब होता है ना, एंजाइटी वगैरह, परेशान होता है मेंटली, तो उसमें जो दवाएं दी जाती हैं वो भी क्या है, साइकोट्रोपिक में आती हैं, जैसे कि डायजेपाम हो गया, अल्प्राजोलाम हो गया। और उसके बाद आता है एंटी डिप्रेसेंट। तो ये भी दवा हमारे क्या है, ब्रेन पे काम करती है, ठीक है ना, ब्रेन पे ही काम करती है। कोई आदमी डिप्रेशन में जा रहा है तो उस डिप्रेशन को रोकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि पैरोक्सेटिन हो गया, फ्लूओक्सेटिन हो गया, सिट्रलिन हो गया, ठीक है ना। ये सारी दवाएं आती हैं और भी कई सारी इसके अंदर दवाएं हैं, जैसे कि फेनेल्जीन हो गया। अब यहाँ पे एक टॉपिक है नारकोटिक्स, इसको यहाँ पे दे दिया, तो इसके बारे में मैंने आपको तकरीबन बता ही दिया है कि नारकोटिक्स क्या होती हैं। ये इसको आप अगर यहाँ से लेना चाहें तो नोट ले सकते हैं। अब ये इसके एग्जांपल जैसे कि मॉर्फिन हो गया, डाईमॉर्फिन, जिसको हीरोइन बोलते हैं ना, हीरोइन, तो उसको अगर उसका केमिकल नेम देखा जाए तो क्या असल में क्या नाम है, डाईमॉर्फिन। ऐसी कोडीन हो गया, फेंटानिल हो गया, दर्द के लिए यूज़ होता है। और ये जो दवाएं हैं ना, ये ज़्यादातर दर्द को रोकने के लिए यूज़ होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो खांसी वगैरह में, खांसी के सिरप वगैरह में यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। पेंटाजोसिन, ये सब दर्द में यूज़ होने वाली दवाएँ, ये भी दर्द में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। साइक्लाजोसिन, ये दर्द में यूज़ कर लेते हैं। मॉर्फिन वगैरह जो होता है, इसको क्या कहते हैं, खांसी की दवाओं में यूज़ कर लिया जाता है। और भी हैं, और क्या है जो मतलब हमारे ब्रेन पे काम करने वाली है, तो इनको अलग अलग दे दिया है आपके सिलेबस में। अल्कोहल, तो ये भी क्या एक तरीके का साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। क्या है, अल्कोहल भी, अल्कोहल तो जानते ही होंगे, शराब, ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है जो हमारे ब्रेन फंक्शन पे क्या है, इफेक्ट डालता है। और केमिकली इसको ना एथाइल या एथिल अल्कोहल कहा जाता है। क्या, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल भी कहा जाता है इसको, ठीक। ये क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या डिप्रेस कर देता है, स्लो डाउन कर देता है हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कोड है, उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और क्या करता है, ये जो हमारा इनहिबिटरी सेंटर है उसको ब्लॉक कर देता है। इनहिबिटरी सेंटर वो होता है जो हमको ये बताता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि बड़ों की क्या है, रिस्पेक्ट करना है, लेकिन अब ये जब मतलब आपका सेंटर ब्लॉक हो जाएगा तो आपको छोटा बड़ा कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रही बात। ऐसे क्या है कि माँ को रिस्पेक्ट देना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी को सताना नहीं है, कुछ नहीं करना है। लेकिन जब ये सेंटर आपका बंद हो जाएगा तो आपको अच्छे बुरे की कोई तमीज़ नहीं रहती है। और इसकी वजह से क्या होता है, लीवर टॉक्सिकेशन हो जाता है, यानी लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है, एक तरीके से समझिए कि वहाँ पे जहर पहुँच जाता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये लीवर आपका इन्फ्लेम हो जाता है। इन्फ्लेम्ड मतलब कि सूजन आने लगता है, फिर उसका फंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा लीवर ख़राब हो जाता है और फिर लीवर को क्या रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, लेकिन इतना सस्ता नहीं होता। हालांकि लीवर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि अगर उसको काट भी देना तो बहुत जल्दी से वो मतलब दोबारा से बन जाता है। लेकिन जब आदमी कंटिन्यूसली शराब पीता रहता है 10-12 साल तक, और वो ओवर कंजप्शन करता है, तब उसका क्या होता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, ठीक है ना। लीवर उसका अब डैमेज होने लगता है और एक टाइम आता है कि पूरा उसका डैमेज हो जाता है। अब आप ये कह सकते हैं सर मैं तो मतलब एक आध पैक ही लेता हूँ, थोड़ा सा लेता हूँ। तो कोई भी ना जो मतलब ओवर कंजप्शन करता है, यानी ज़्यादा अमाउंट में पीता है, तो शुरू में वो एकदम से पूरी बोतल नहीं उतारता है, वो शुरू में थोड़ा ही लेता है, धीरे धीरे बढ़ाता है, ठीक है ना। तो अगर आप बचना चाहते हैं तो ये ना कहिए कि मैं थोड़ा सा लेके मैं इतने पे रुका रहूँगा। उतने से ना फिर आपको एक आध महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद उतने पे तसल्ली नहीं होगी। अब कहेंगे यार 1 पैक ले रहा था, लोग क्या समझेंगे, बच्चा है लग रहा है कि 1 पैक ले रहा है। तो आप 2 पैक लेंगे, फिर 2 के बाद तीसरे पे आएंगे, फिर एक टाइम आएगा कि आप एडिक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो बचना चाहिए, ठीक है ना। और इसकी वजह से एडिक्शन हो जाता है। ऐसी क्या है, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं जिसको तंबाकू वगैरह बोलते हैं। तो जितने भी तंबाकू के अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं उसके अंदर एक मेन कंपोनेंट होता है जो मतलब उसको नशीला बनाता है, वो होता है निकोटीन। क्या है, निकोटीन। ये कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेता है 1 आध नंबर का, तो निकोटीन ही होता है। अब वो जो तंबाकू जो मिलता है वो आता है, उसका एक पेड़ है निकोटियाना टैबेकम, ठीक है ना, इसी से मतलब तंबाकू बनता है। अब कहीं पे उसकी पत्तियां सीधे यूज़ कर ली जाती हैं, कहीं पत्तियों को काट के यूज़ किया जाता है, कहीं से उसका केमिकल निकाल के यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से उसको यूज़ किया जाता है तंबाकू के तौर पे। तो अब उसमें जैसे कि उसके एग्जांपल क्या है डिफरेंट, जैसे कि सिगरेट हो गया, ठीक है ना,
तब इसमें आप कैसे यूज़ करते हैं, शायद पत्तियों को छोटा छोटा काट के डाल के यूज़ करते हैं। जैसे सिगार आ जाता है तो इसमें क्या है, सिगार में क्या करते हैं, इसमें जो पत्तियां उसको काट के नहीं बल्कि ऐसे खड़ी खड़ी पत्तियां शायद डाल देते हैं। ऐसे ही क्या एक स्मोकलेस टोबैको है, यानी जो यहाँ पे दबा लेते हैं ना, निकाल के ऐसे निकाला, पूरी बनाया और दबा लिया, तो वो होता है स्मोकलेस, यानी इसमें धुआं वगैरह नहीं होता। सिगरेट में भी धुआं होता है, सिगार में भी धुआं होता है, ठीक है ना। धुएं के ज़रिए से वो निकोटीन को अंदर ले जाते हैं और इसमें सीधे क्या है, उसको मुंह के नीचे क्या करते हैं, दबा लेते हैं, ठीक। ऐसे हुक्का है, आप जानते होंगे हुक्का क्या होता है। एक आता है ई सिगरेट, क्या है, ई सिगारेट भी बोलते हैं उसको। तो इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि ई सिगरेट क्या होता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं, ENDS। तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब निकोटीन है उसको केमिकल उसको क्या है, जो मतलब तंबाकू के अंदर जो निकोटीन है तो उस केमिकल को ही निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। उसको निकाल दिया गया लिक्विड फॉर्म में। अब उसको ई सिगरेट के मतलब जैसे कि आपने देखा होगा लाइटर होता है तो उसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, तो ऐसे कुछ मैंने तो यूज़ नहीं किया, कुछ ऐसा सिस्टम होता होगा कि उसको मतलब वो निकोटीन लिक्विड है उसको भाप बनाया जाता होगा, फिर उसको सूंघते होंगे तो वो क्या है, उसमें जो मतलब जो निकोटीन है वो अंदर जाता है, ठीक है ना। उसको ये कह रहे हैं कि इसमें इनहेल किया जाता है। तो उसको गर्म करते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कोई मशीन आती होगी, उसको गर्म किया, उसमें से अब क्या कहते हैं भाप बन के निकला निकोटीन और अंदर चला गया, तो वो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो मतलब हैबिट्स हैं, यानी तंबाकू करना, अल्कोहल लेना या ड्रग एब्यूज़ करना, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे मतलब क्या कहते हैं सोशल हेल्थ पे और उसकी प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। सोशल हेल्थ मतलब लोगों की जो हेल्थ है और जो हमारा समाज है वो स्वस्थ रह रहा है कि नहीं रह रहा है, या और भी दिक्कतें आती है। सोशल हेल्थ के अंदर सिर्फ यही नहीं आता है कि आदमी मतलब स्वस्थ है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और जो प्रोडक्टिविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रोडक्टिविटी मतलब ये कि लोग अगर सेहतमंद हैं, मेंटली मतलब क्या है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो अच्छा काम करेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सारे घर अच्छे से चलेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे, तो इकोनॉमिक भी हमारी आगे बढ़ेगी। तो वो आ जाता है प्रोडक्टिविटी में, लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो अगर लेकिन अगर हैबिट हो जाती है, लोगों को एडिक्शन हो जाता है इन सब चीज़ों का, तो क्या होगा, तो उसके कुछ नुकसान है जो यहाँ पे हो सकते हैं। बहुत सारे नुकसान आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कुछ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो एक तो क्या है, रिलेशनशिप जो है वो उसका ब्रेक डाउन होगा, रिलेशनशिप जो होती है हमारी वो टूटेगी, ठीक है ना। घर के अंदर फैमिली सिस्टम टूटेगा, फैमिली के मेंबर कुछ लोग होंगे जो नहीं पीते होंगे, आप पी के आओगे रोज़ाना तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो सोचेंगे कि हम इससे अलग रहें, ठीक है ना। कई बार देखा जाता है कि जो उसकी वाइफ होती है वो छोड़ के चली जाती है, बच्चे परेशान होते हैं, फिर मारते कूटते हैं, ये अपने बच्चों को मारता कूटता है। तो एक तो रिलेशन का ब्रेक डाउन होता है। फ्रेंड अगर आपके ऐसे हैं जो नहीं पीना चाहते हैं, जो नहीं पीते हैं मतलब, या वो ड्रग वगैरह नहीं लेते हैं, तो वो आपसे अलग होंगे। तो एक तो ये कि इससे क्या होता है, रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक डाउन होता है। दूसरा क्या है, आइसोलेशन फ्रॉम सोशल एक्टिविटी। जो आदमी मतलब इनका एडिक्टेड हो जाता है, जो इनका आदी हो जाता है, तो वो सोशल एक्टिविटीज़ से क्या होगा, अलग अलग थलग रहने लगेगा। फिर क्या होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। बहुत सारे तो मालदार लोगों की बात नहीं कर रहे, लेकिन मतलब देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं गरीब, और वो पीते हैं तो फिर क्या करते हैं, अपने घर के सामान को बेचना शुरू कर देते हैं। वो भी नहीं रहता तो अब चोरी करने पे उतर आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लग जाता है इसकी वजह से। उनको तो वो चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, कहीं से भी। तो बीवी के जो जेवर वगैरह हैं उनको बेचना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, क्राइम बढ़ता है। फिर क्या है, में इलीगल एक्टिविटीज़, आदमी इसमें इलीगल एक्टिविटीज़ करता है। आपने भी देखा होगा कि ज़्यादातर जो रेप होते हैं, ज़्यादातर जो रेप के केसेस हैं वो नशे की हालत में ही होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अगर हमको अपने समाज को अच्छा बनाना है, तो आप लोग फार्मासिस्ट बन रहे हैं, तो पहले तो खुद बचना है और फिर अपने समाज के लोगों को भी समझाना है कि ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इसको अब डायरेक्टली आप कानून बना देंगे कि ये किसी को नहीं पीना, तो नहीं रुकेगा। उनकी मेंटली आप ना उनको जाके जब समझाएंगे, उनके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हाँ ये वाकई में अच्छी चीज़ नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, छोड़ेंगे उसको। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट पे भी क्या है, बुरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। और प्रोडक्टिविटी पे भी क्या है, मतलब इफेक्ट पड़ता है। उससे आदमी का जो काम करने में मन लगता है वो ख़त्म हो जाएगा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। इससे फिजिकल हेल्थ भी डैमेज हो जाती है। और क्या है, इट पुट ए बैड इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। इसकी वजह से एजुकेशन पे भी एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जो मतलब नशे में है आदमी, वो क्या पढ़ेगा, खुद सोचो। जो नशे में है, मान लीजिए रात में एक स्टूडेंट है, वो रात में खाना खा के अब आराम से 2-3 घंटे पढ़ता है मन लगा के, लेकिन जिसको आदत है वो क्या करेगा, वो पी के
अब आपको क्या बताऊँ, तो क्या सोएगा या कुछ उल्टा सीधा करेगा, मूवी देखेगा, नाचेगा, मारपीट करेगा, ये सब करेगा। तो इसलिए बचना चाहिए इससे। आप तो स्टूडेंट हो तो आपको ख़ास तौर से बचना चाहिए। और बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं वो शराब की हालत में होते हैं, नाइट में ज़्यादातर। तो आप जब जाएंगे, अभी तो फर्स्ट ईयर है, जब सेकेंड ईयर में जाएंगे आप, और फिर सेकेंड ईयर करने के बाद जब जाएंगे हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए, तो इमरजेंसी वार्ड को आप सिलेक्ट करिएगा। उसमें आपको देखेंगे ना, इमरजेंसी वार्ड में ट्रेनिंग लीजिएगा जाके, हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो 3 महीने की होती है। आप नाइट में भी जाइएगा तो देखेंगे कि रोज़ाना बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट के केसेस आते हैं जो किस में होते हैं, वो आदमी क्या है, ड्रंक होता है, पिया हुआ होता है, उसको पता ही नहीं रहता, कोई भी लाके, या तो ये दूसरा कोई लाके ठोक देता है, या ये किसी में जाके ठोक देता है। तो बहुत सारे एक्सीडेंट इसकी वजह से होते हैं। ये नहीं कह रहे कि सारे इसी की वजह से होते हैं, लेकिन बहुत सारे इसकी वजह से भी होते हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह से फिर क्या होता है, ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ जाता है। और क्या है, इट पुट्स ए बैड इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रेन एंड नेबर्स। आपके जो बच्चे हैं उन पे एक बुरा असर पड़ता है, ऐसे जो आपके पड़ोसी हैं उन पे भी बुरा असर पड़ता है, वो भी सोचते हैं कि यहाँ से छोड़ के भाग जाएं कहीं और। ऐसे क्या है, बहुत सारे जो रेप केसेस होते हैं वो इसी कंडीशन में होते हैं। अब पूरे इन तमाम बातों की जो समरी वही है कि इसकी वजह से क्या है, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सोशल हेल्थ पे और किस पे, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये कि सुसाइडल, एक टॉपिक है सुसाइडल बिहेवियर ड्यू टू ड्रग मिसयूज एंड एब्यूज़। सुसाइडल बिहेवियर का मतलब होता है कि आदमी मतलब सुसाइड करने की कोशिश करे, ठीक है ना, उसका मन करे और सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट करे, उसको बोलते हैं सुसाइडल बिहेवियर। तो मिसयूज़ और एब्यूज़ की वजह से इसके ऊपर आपको एक छोटा सा नोट तैयार करना है। तो ये सुसाइड क्या होता है, सुसाइड जानते होंगे कि अपने लाइफ को खुद से, कोई दूसरा नहीं, अपने लाइफ को खुद ही मैं ख़त्म करूं जानबूझ के, तो उसको बोलते हैं सुसाइड। पंखे में लटक गया, नदी में कूद गया, ट्रेन के नीचे आ गया, समझ रहे हैं ना। तो खुद आदमी अपनी लाइफ को जब ख़त्म करता है तो उसको बोलते हैं सुसाइड बोलते हैं, ठीक। तो अब ये मतलब ये कैसे इसको इफ़ेक्ट करते हैं सुसाइडल बिहेवियर को, यानी कैसे उस तरफ लीड करते हैं। तो ड्रग मिसयूज़ एंड एब्यूज़ लीड्स टू एडिक्शन। इनकी वजह से क्या होगा, एडिक्शन हो जाएगा फिर, ठीक है ना। लंबे समय तक आदमी को जब एडिक्शन रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है। और जब आदमी डिप्रेशन में जाता है तो फिर एक टाइम आता है, डिप्रेशन का सबसे लास्ट स्टेज होता है क्या, सुसाइड। डिप्रेशन में आदमी क्या होगा, सबसे अलग थलग हो जाएगा, उसको खाने में मज़ा नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, रिश्तेदारों के साथ सोशल एक्टिविटीज़ सबसे मतलब कट जाएगा, अपने जॉब से भी कट जाएगा, बिजनेस से भी कट जाएगा, सब चीज़ों से, पढ़ाई लिखाई से कट के एकदम डिप्रेस हो जाता है। अलग अलग उसके रीज़न होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ यही एक रीज़न होता है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, अलग अलग उसके रीज़न होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का सारा पैसा चोरी हो गया, वो डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे ही मान लीजिए किसी की वाइफ है वो भाग गई तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। बिजनेस चौपट हो गया तो आदमी को डिप्रेशन में जाता है। तब ये जो ड्रग मिसयूज़ है, ड्रग एब्यूज़ है, इनसे क्या करना है, अपने आप को बचाना है, ठीक है ना। और डिप्रेशन का जो लास्ट स्टेज होता है वो क्या होता है, आदमी उसमें सुसाइड की कोशिश करता है, सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट करता है। अब डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो ये कि आदमी अब मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर हमको पता चल जाए कि आदमी डिप्रेशन में जा रहा है तो उसको बचा सकते हैं, पहले अभी शुरू के स्टेज में है, ठीक है ना। तो वो उसके सिम्टम्स क्या हैं, तो ये कि अकेले अकेले से रहने लग जाएगा, जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, सामाजिक काम है, उससे दूर रहने लग जाएगा, उसको अपने जॉब में, अपने बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ऐसे ही क्या है, उसको हमेशा आप देखेंगे कि सैडनेस, आदमी एकदम मतलब क्या कहते हैं, उदास उदास बैठा हुआ है, ठीक। ऐसे ही क्या कहते हैं, उसका जो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तुरंत झल्लाने लग जा रहा है, कोई सी बात हो रही तुरंत एकदम गुस्से में आ जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है। ऐसे क्या है, अपने आप में ना उसको मतलब समझ रहा है यार मैं तो बहुत बेकार हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अपने आप को एकदम वर्थलेस समझने लग जा रहा है, अपने आप पे अफसोस करने लग जा रहा है। ऐसे उसका जो स्लीप पैटर्न है, सोने का जो टाइम वगैरह है वो क्या है, मतलब डिस्टर्ब हो जा रहा है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, अपने आप को ना एकदम क्या कहते हैं, फील ऑफ लो एनर्जी, यानी ये अपने आप को एकदम कमज़ोर समझ रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो एकदम बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर हो गया हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं और फिर लास्ट में क्या है, अटेम्प्ट करने लगता है अलग अलग, जैसे कि नदी के पास से अब गुजरेगा, सोचेगा खुद के मर जाऊँ इसमें, ठीक है ना। तो ये जो फिर और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। तो ये सबसे लास्ट स्टेज होता है। एक टॉपिक है विड्रॉवल सिम्टम ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक्स। नारकोटिक और साइकोट्रोपिक आप समझ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि अगर कोई इसको छोड़ता है तो फिर उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, समझ में आ रही बात। मान लीजिए किसी को एडिक्शन हो गया था, उसने अब इसके नुकसान सुने, आपने उसको समझाया, तो अब आप उसको छोड़ेंगे, या अब वो क्या है, वो उसको छोड़ रहा है,
ठीक है, तो उसको कुछ सिम्टम्स आएंगे। ठीक, सिम्टम्स में क्या है, उसको बहुत मन करेगा, फिर उसकी वजह से क्या हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है उसको, यानी कि बहुत मतलब परेशान सा होगा एकदम, ठीक है ना, टेंशन में आ सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है उसको छोड़ने की वजह से, और उसका स्लीप पैटर्न चेंज हो सकता है, सर में दर्द वगैरह हो सकता है, उल्टी वगैरह हो सकती है। अब जब आप मतलब किसी को छोड़वा रहे हैं तो उसमें उसको मतलब निगरानी की जाती है और देखते हैं कि कैसे सिम्टम्स हैं, उसके हिसाब से फिर उसको दवाएं वगैरह दी जाती हैं। ठीक है ना, उल्टी वगैरह हो रही हैं तो उसको रोकने के लिए दवा देते हैं। वो दवाएं ऐसी ना हो कि जो उसको फिर से दोबारा से एडिक्शन करा दें। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहला क्या है, डिफाइन डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है और डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है उसको बताना है। ऐसे क्या, एक्सप्लेन फैमिली प्लानिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे क्या है, गिव द इम्पोर्टेंस। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड द इल इफेक्ट ऑफ बॉटल एंड सब्सटीट्यूट फीडिंग। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी क्या होता है और अलग अलग टाइप के जो इम्यूनाइजेशन है उसको बताइए। गिव ए ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, डिफाइन वाटर पोल्यूशन एंड वाटर बोर्न डिसीज। वाटर पोल्यूशन पूछे ना पूछे, लेकिन ये ज़रूर पूछता है कि वाटर बोर्न डिसीज़ क्या होती है उसको बताइए, उनको एग्जाम्पल के साथ में बताइए। एक्सप्लेन सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड ऑक्यूपेशनल इलनेस। उसके बाद है, डिफाइन ड्रग मिसयूज एंड एब्यूज़। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको नहीं करेंगे, इनको भी करेंगे, लेकिन इनको थोड़ा और ध्यान से करिएगा। और फिर ये कि एंड एब्यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। ये क्वेश्चन पूछता है। क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, यहाँ तो क्लासीफाई कर दिया, कभी ऐसा करता है कि इन्हीं में से किसी एक को पूछ लेता, कहता है उसको एक्सप्लेन करिए। ठीक, और अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फैमिली प्लानिंग। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ये ऑन वेरियस इंट्रायूट्रिन डिवाइस। ठीक है ना, ये भी मैंने पढ़ाया था। ये भी एक तरीके का क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो फीमेल यूज़ करती हैं, तो उसके बारे में लिखना है। अब अलग अलग स्टेट में क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देख लीजिए। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अगला क्वेश्चन है, राइट द टाइप्स ऑफ केमिकल एंड मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक, जैसे मैंने कहा ना, कभी अलग करके एक आध पूछ लेता है, यहाँ केमिकल को और मैकेनिकल को पूछ लिया। हाउ टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स, ये भी मैंने बताया था। और क्या है, हाउ टू कंट्रोल अल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम। अल्कोहल को किसी ने छोड़ा तो उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल करें, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला हरियाणा में है, डिस्कस अबाउट वाटर बोर्न डिसीज़, डिस्कस अबाउट साइकोसोशल फार्मेसी। उसके बाद है, एक्सप्लेन अबाउट इम्यूनाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है ना, तीसरे पार्ट में मैंने इसको पढ़ाया था। उसके बाद क्वेश्चन है, गिव ए डिटेल ऑफ ड्रग एब्यूज़, ड्रग एब्यूज़ के बारे में लिखिए। डिफाइन इम्यूनिटी एंड एक्सप्लेन ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन। एक्सप्लेन इन शॉर्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गिव ए शॉर्ट नोट इन वाटर पोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सुसाइडल बिहेवियर्स। अब BT UP के अंदर क्या पूछा गया है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। राइट अबाउट इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूएंट एंड बॉटल फीडिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन आवर हेल्थ। व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। व्हाट डू यू नो अबाउट फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के बारे में आप क्या जानते हैं वो बताइए। तो ये कुछ स्टेट के क्वेश्चन पेपर मैंने दे दिए हैं। अगर इस चैप्टर से इतने भी क्वेश्चन जो मतलब आपको मैंने दिए हैं और ये जो आपने यहाँ पे देखे हैं, अगर इन सब को कर लेते हैं, गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है, कोई पास होने से रोक नहीं सकता है। तो ये जो चैप्टर था आपका कंप्लीट हो गया है। अब कोई दूसरा सब्जेक्ट हम लोग शुरू करते हैं, या तो आपका ये तो सोशल फार्मेसी को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।